नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से द वर्ल्ड दिस वीक के माध्यम से आप सबके साथ मिला हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। अभय, पिछले हफ्ते में वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में कभी कभी सालों निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता, और कभी कभी एक हफ्ते के अंदर ही कई साल का एक्शन हो जाता है। और इस हफ्ते कुछ ऐसा ही है। एक तरफ देखिए, आग ही आग लगी है, आग ही आग लगी है। ट्रंप ट्रंप ने लगाई है आग, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो यूक्रेन में आग वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग लगती ही जाती है, चाहे वो गाजा हो, गाजा में बोर्ड ऑफ पीस करते हैं, उसमें भी आग ही आग है, क्योंकि वहां पे हमास को कौन है ना डिसार्म करेगा। या फिर आप देखिए, ताइवान में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, उधर चीन में भी कुछ हो रहा है, और भारत भी इस सब के बीच में एक स्थिर आइलैंड की तरह दिखाई देता है। ये पूरा प्रकरण अगर मैं एक मिनट में समझाऊं तो अगर यही मैं कह सकता हूं कि ट्रंप ने एक तरह से जियोपॉलिटिकल आग लगा दी है। इस आग में पूरा का पूरा विश्व एक तरह से जल रहा है। ट्रंप डेवोस जाके उन्होंने बहुत सी चीजें की। संक्षिप्त में आप बताइए, आपको डेवोस और ट्रंप इन दोनों में क्या तालमेल दिखता है? देखिए, डेवोस में आके जो ट्रंप ने अपनी स्पीच दी है, दो ही स्पीच है जिनके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। एक तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्नी की और दूसरी ट्रंप की। और ट्रंप ने आके अपनी बड़ी डेलीगेशन के आगे दिखा के उसने जो पॉलिसीज लेआउट की है और जो इसने आपके ये लताड़ा या धमकियां दी है आपके यूरोपियन यूनियन और नेटो को, और उसके अलावा जो उसने अपना पक्ष पेश किया है उसमें कुछ बड़ा क्लियर है कि वो बड़े एग्रेसिवली आया था। लेकिन उसी के दौरान जब उसने बोला था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा यूरोप के ऊपर अगर आप नहीं माने, और जिस हिसाब से यूएस की स्टॉक मार्केट्स गिरना शुरू हुई, शाम तक उसने बोल दिया कि मैं टैरिफ की बात हम बाद में कर लेंगे, और एक अभी वो उन्होंने बोला है कि मैं खरीद लूंगा, हो जाएगा, सबके साथ मिल बांट के कर लूंगा, मैं अटैक नहीं करूंगा। तो ये एक तरफ से उनका नेगोशिएटिंग स्टाइल भी है कि वो पहले तो खूब दूर की डिमांड रखते हैं, फिर एक मिडिल ग्राउंड करते हैं जो कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, और उनका काम हो जाता है। ग्रीनलैंड को उनको चाहिए, मिनरल्स है ग्रीनलैंड उनको। आर्कटिक की जो रेस है उसमें रशिया वहां पहुंच गया, उनको वहां पे अपने फुटरोल बनाने हैं। नॉर्दर्न जो उनका मिसाइल वार्निंग सिस्टम है नोराड जो पहले से था, उसके लिए उनको वहां पे स्टेशन चाहिए। लेकिन ये सब चीज उनको वैसे भी मिल जाती। लेकिन अभी वेनेजुएला के बाद अमेरिका को थोड़ा सा अपनी मसल फ्लेक्सिंग की आदत पड़ गई है, और उन्होंने ये वाला कदम भी ले लिया है। जबकि हम सोच रहे थे कि क्यूबा जो है वो अगला टारगेट होना चाहिए, वो सीधे ग्रीनलैंड पे जंप कर गए। ये सारी उनकी अपने हिसाब से दूरदर्शिता है। और अमेरिका की जो मसल फ्लेक्सिंग है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका डोनरो डॉक्ट्रिन का, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और कुछ आप कहें ना कहें, उन्होंने अपना प्रभुत्व तो वहां पे जमा लिया ही है। जी बिल्कुल। और देखिए, बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने बनाया। बोर्ड ऑफ पीस है बेसिकली, यूएन से उनको मिल गया था एक तरह से एग्रीमेंट कि आप बोर्ड ऑफ पीस बना लीजिए और गाजा को हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि गाजा को हम ठीक कर सके। उन्होंने कई देशों को न्योता दिया, बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग भी हो गई। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस में देखिए कौन नहीं आया। कौन आया तो बहुत एक लिस्ट है, लेकिन उसमें सब के सब छोटे छोटे देश हैं और इधर उधर के देश हैं। लेकिन कौन नहीं आया ये बहुत अहमियत है। रशिया नहीं आया, चाइना नहीं आया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, कनाडा, और यहां तक कि इंडिया भी नहीं था। एक तरह से देखिए, पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं या जो मेजर पावर्स और सुपर पावर्स आप कह लें, ये कोई भी नहीं था। इसके बावजूद बोर्ड ऑफ पीस में उनको लगता है कि हम गाजा में कुछ कर लेंगे। एक बहुत बड़ा प्रपोजल जैरेड कुशनर ने खोल के दिखाया, लेकिन एक तरह से उन्होंने ऐसा पिक्चर दिखाया जिसमें जो वहां पेलेस्टीनी हैं उनकी तरफ बिल्कुल अनदेखी कर दी। उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसका बिल्कुल अनदेखा बन किया है। उसके बावजूद एक रिवेरा जैसा कर दिया कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, हम बीच रिसोर्ट्स बनाएंगे, फलाना ढिमकाना, वो सब कर दिया।
एक तरह से आप देखिए यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि हम ही हम हैं। दूसरा उन्होंने शुरू कर दिया यूक्रेन के साथ एक सरप्राइजिंग मीटिंग जिसमें यूक्रेन, रशिया और यूएस तीनों के तीनों साथ अबू धाबी में बैठ के बात करने लगे। लग रहा था कि अब युद्ध खत्म, अब युद्ध खत्म। और जेलेंस्की भी देखिए किस रफ्तार में आए यूरोप के ये डेवोस में और यूरोप को भला बुरा कह गए। यूरोप का कहा कि आप सिर्फ बतियाते हैं, करते कुछ नहीं है, आपको अब उठना चाहिए, आप देखिए बिल्कुल बुरी हालत में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। वही चीजें कही जो ट्रंप कहता है। एक तरह से अगर एक लफ्ज में मैं कहूं तो इसको कहेंगे कि भैया ये देखिए कितना अनग्रेटफुल इंसान है। यूरोप जिसने उसको कई सौ बिलियन डॉलर्स दिए, उसको वो लताड़ के जा रहा है। ट्रंप की बात क्या कर रहा है। वहां मीटिंग में गए अबू धाबी में, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि हम पीस करेंगे, उल्टा हुआ। नुकसान यूक्रेन का। रशिया ने दबादब कीव और खार्किव दोनों में हेवी बम्बार्डिंग की है, यहां तक कि कीव में बिजली नहीं है। खार्किव का बुरा हाल चल रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जहां जहां ट्रंप अपना हाथ डालते हैं वहां वहां विफलता ही उनको मिलती है। जी, मैं शुरू करूंगा यूक्रेन से, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो था उसका तो बड़ा क्लियर है। ये वही बात हो रही है जब इसराइल बना था और उस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था फिलिस्तीनियंस का, किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा और वो फेस्टिंग प्रॉब्लम रहा है। आज की तारीख में दोबारा उसका 2.0 चल रहा है कि गाजा के लोग कहाँ जाएंगे, कोई नहीं सोच रहा है। अपनी जमीन की हक के बारे में चल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पाकिस्तान भी इस बोर्ड ऑफ पीस में है और उसके जो अगर हम्म। इंटरनल डिबेट सुनिए, वहां पे तो बड़ी छुरियां निकल चुकी हैं कि कैसे इसराइल के अंडर पाकिस्तान की फौजें ऑपरेट करेंगी और कैसे वो अपने ही फेलो मुसलमान लोगों को के साथ लड़ेंगी अगर हमास ने हथियार नहीं डाले। ये अलग बात है। अब आप आ जाइए, दूसरा हमने बात की थी ये, क्या कौन सा टॉपिक था दूसरा, ये जेलेंस्की। यूक्रेन, जेलेंस्की। इस वाले अभी जो रशिया, अमेरिका और यूक्रेन की जो बातें चल रही हैं, इसमें बड़ी क्लियरली जेलेंस्की ने दुनिया में ट्रंप की हरकतों को देखते हुए और दूसरा यूरोप की जो उसके साथ नेटो का स्प्लिट होने के साथ उसने देख लिया कि मेरी जो पूरी कमाई या खाना पीना है वो तो यूएस से ही है। वैसे भी वो यूएस का ही पला हुआ इंसान वहां पे रखा गया था। तो उसको जो यूरोप को अभी दरकिनार कर दिया गया है। इस टॉक में हमेशा वो टॉक्स में यूरोप को साथ लेके आता था जब भी ट्रंप के साथ होती थी। इस बार वो अकेले आया है। तो अभी एक्चुअली स्पीकिंग जो अफेक्टेड पार्टीज है, रशिया, जेलेंस्की, यूक्रेन और यूएस, ये तीनों बात कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आपने अभी बताया, रशिया ने जिस हिसाब से यूक्रेन पे भारी वार किया है इस बार, तो पूरे उसकी कैपिटल सिटी की बिजली खत्म कर दी है, तो वो घुटने पे आ गया है। हम हमेशा कहते हैं कि अगली बार जब बात करेंगे यूक्रेन के पास और कम ताकत होगी बात करने के लिए और रशिया के पास और ज्यादा ताकत होगी उसके ऊपर हावी होने के लिए। जितना टाइम जेलेंस्की वेस्ट करेगा उतनी यूक्रेन की हालत और खराब होगी। ये तो हम पहले से ही बोलते हैं। तो आज की तारीख में शायद जेलेंस्की अब समझ गए हैं और रशिया अपनी डिमांड को और स्ट्रांगली रखेगा और उसको जेलेंस्की को अभी मानना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। और देखिए आपने जैसा कहा यूरोप को एक तरह से साइड में कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। क्या यही एक वजह है, मेजर वजह अगर आप कहें, कि यूरोप एक तरह से तिलमिला रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं। ट्रंप के ऊपर विश्वास अब बचा नहीं। यूरोप ने डील की थी जो ट्रंप के काफी बहुत ही ज्यादा फेवर में थी। उसके बावजूद ट्रंप ने कहा, जैसा आपने कहा कि पहले तो उसने ट्रंप को कहा कि आप ग्रीनलैंड हमें नहीं दे दे तो हम आपके ऊपर 10% टैरिफ लगा रहे हैं, फिर हम इसको बढ़ा देंगे। फ्रांस को बोला हम 200% टैरिफ लगाएंगे आपकी है ना वाइन्स के ऊपर। उधर डेनमार्क को थ्रेटन कर रहा था, वगैरह वगैरह होता रहा। नेटो के ऊपर वैसे ही वो हावी हो रखा है, कहता है 5% अपने डिफेंस का आप ये लीजिए। तो यूरोप को लगने लगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो नेटो के साथ अगर है भी तो वो नॉन यूएस नेटो होगा। क्या ये वजह है कि यूरोप को लगता है कि हम भारत की तरह अपना रुख है ना करें।
जी, इसमें मैं दोबारा आपका ख्याल ले जाता हूँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी की जो स्पीच थी, हम्म। उन्होंने यही बोला कि हम जो वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर बोलते थे, रूल बेस्ड ऑर्डर बोलते थे, वो अमेरिका उसमें बड़ा उसने इतने सालों तक उसको मेंटेन करे रखा। लेकिन आज जब रक्षक ही भक्षक बन गया है और अमेरिका खुद इसको तोड़ रहा है, यूएन से विड्रॉ हो रहा है, सारे रूल्स को तोड़ के अपनी ताकत दिखा रहा है, तो ऐसे और हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा, तो ऐसी हालत में लाजमी है कि हम जो है उस ऑर्डर के अलावा भी कुछ और ऑर्डर की तरफ इशारा करें या प्रगति करें। और उसमें उन्होंने मल्टीपोलैरिटी की बात भी कही है। तो यूरोप की आज अगर आप देखें, ईयू की, यूरोप की, सारे के सारे देश इंडिविजुअली भी भारत की तरफ की को ग्रेविटेट कर रहे हैं। अभी जो ईयू की टीम विजिट करेगी, उसके साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स बोला है उन लोगों ने, वो जब साइन हो जाएगा तो भारत को एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग मिलेगी। उनकी सप्लाई चेन्स यहाँ आएंगी, उनकी प्रोडक्शन यहाँ आएंगे। यहाँ तक कि अब यूरोप ये भी सोच रहा है कि जो नेटो के उनके हथियार हैं अमेरिका से जो आते हैं, उसमें भी जो सप्लाई चेन है वो उसको थोड़ा सा वो 1+1 करके इंडिया को अपना प्रोडक्शन बेस बनाएंगे। इस पे भी बहुत चर्चा हो रही है। जो अभी डिफेंस स्ट्रेटेजिक डील हुआ है उसमें काफी कुछ यूरोपियन वेपन्स और एम्युनिशन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ भी आउटसोर्स होगी, और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो है एक तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता, दूसरा ज्योग्राफिकली अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो अगर उनकी एम्युनिशन, जैसे इसराइल के लिए है एम्युनिशन इंडिया में, अगर ड्रोन्स इंडिया में बन रहे हैं और आप इसराइल की फैक्ट्रियों पे अगर बम गिरा भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई चेन बनी रहेगी। तो वैसे यूरोप भी अपने को एक सेफ ऑफशोरिंग कर रहा है। चाइना इज नो ऑप्शन, इंडिया इज द ओनली रिलायबल टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो उनकी टेक्नोलॉजी को लेके बना सकता है। ये दोनों के लिए विन विन है, और फ्यूचर में इंडिया भी अमेरिका से थोड़ा थोड़ा हट के अपने को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और वही मॉडल पे यूरोप भी अपने को डाइवर्सिफाई कर रहा है। साथ ही इंडिया के थ्रू उनको ग्लोबल साउथ का भी जो है कोऑपरेशन मिलेगा। जी बिल्कुल सही। देखिए, यूरोप के साथ हमारे डिफेंस डील्स तो बहुत सालों से चल रहे हैं। आप C295 को देखिए, ये स्पेन के साथ है। जर्मनी के साथ रशिया, वो जर्मन सबमरीन्स की बात हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75I, उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन भी है। आप और भी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं ताकि वहां से आप बहुत से इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकें। फ्रांस के साथ तो एक बहुत बड़ा डील चल ही रहा है। 36 रफेल आ चुके हैं, 24 और नेवी के लिए डील साइन हो गई है, 114 और आ रहे हैं। मतलब उस CCS तक तो पहुंच गई है बात, और भी आगे जाएगी। एरो इंजन आपने बात सब सैफरन से कर रखी है। एक तरह से आप देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस सब की बात तो हो रही है। तो ये चीज एक लाजमी थी कि आगे बढ़ के आप इसको एक कंजॉइन कर ले, और इसमें 2-3 चीजें और ऐड करें जो उन्होंने ऐड कर ली। मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, ये सब तो ऐड होना था, वो हो गया। दूसरी तरफ से देखिए, जो ट्रेड डील है उसके लिए उर्सुला वॉन डर लेyen तो लैंड कर गई है इंडिया में। वो कोस्टा साहब भी आने वाले हैं, और कल वो चीफ गेस्ट होंगे, दोनों के दोनों, रिपब्लिक डे परेड में। परसों ये मीटिंग होगी जिसमें डील साइन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसमें 800 बिलियन यूरो की बात हो रही है। मतलब एक तरह से डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो। आपको नहीं लगता इस सब के होते हुए जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा वो है अमेरिका और चीन? क्या ये दोनों चुप बैठेंगे? क्या ये नहीं कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से इंडिया की जो डील्स हो रही हैं, खास करके यूरोप के साथ, इनमें अड़ंगा लगाया जा सके या अड़ंगा लगाया जाए? आप कैसे देखते हैं इसको? जी, ये आपने बड़ा सही पॉइंट लिया है, क्योंकि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, MIC जो है, वो तो वहां की सरकार को फंडिंग करता है, और उसके इंटरेस्ट यही है कि चाहे देश में जरूरत हो ना हो, चाहे अमेरिका को चाहे बाहर हो, उसके हथियार बिकते रहें, और बिक नहीं रहे तो प्रदेश में या देश विदेश में ऐसी लड़ाइयां शुरू कर दें जहां एक साइड को अमेरिका हथियार देता रहे और उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सेल बनी रहे। तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर
कहीं लड़ाई खत्म हो गई, अब कल अगर यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उनको तो बेचैनी हो जाती है कि अब हमारे हथियार कहाँ बिकेंगे। तो ऐसे में छुटपुट लड़ाइयां जारी रखना अमेरिका की एक एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके जो बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, उसको इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब ऐसे हालात में भी आप देखें, अगर साउथ एशिया, इंडिया के आप देखें नेबरहुड में, वो पाकिस्तान को हथियार देना शुरू कर देगा, दे ही रहा है वो, अभी उसने F-16 वाला कर दिया है। ऊपर से वो बांग्लादेश की तरफ को जो चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए अपनी प्रेजेंस बना रहा है। पहले शेख हसीना ने बैलेंस कर रखा था चाइना और अमेरिकन इन्फ्लुएंस, लेकिन अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस भी उनका बढ़ाया हुआ है, और वो हवाई जहाज भी बात कर रहे हैं तो यूरोफाइटर की बात कर रहे हैं, वो कोई F-16 लेने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जगह में वो साउथ चाइना सी की तरफ देखेगा, फिलीपींस हो गए, बाकी उसके हो गए, ताइवान में उसकी सेल होगी। ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के एक हवा जो बना रखा है, उसके थ्रू भी आप ताइवान को वेपन सेल करते रहेंगे। जहां तक कि इंडिया और यूरोप का है, बोथ चाइना और अमेरिका बड़े ध्यान से इसको गौर से देखेंगे, और इंडिया को कंटेन करना, दोनों की जो जहां पे दोनों का कन्वर्जेंस है, चाइना और यूएसए का, कि इंडिया को यहीं पे इस लेवल पे कंटेन करके रखो, इसको एक और कंपीटिंग पावर मत बनने दो। चाइना अपने एशियन रीजन में और अमेरिका जो है वो भी अपने इंडो पैसिफिक में इंडिया को एक स्पेसिफिक लेवल और उसके ऊपर नहीं जाने देगा। वो कैसे होगा? इंटरनल जो हमारा 0.5 फ्रंट है, उसमें आप पॉलिटिकली लोगों को वो करो, देश को इंस्टेबिलिटी में रखो, ताकि हम बाहर की तरफ देखने से ज्यादा अंदर की तरफ अपने रिसोर्सेज लगाएं। तो ये तो चलता ही रहेगा। और जो यूरोप ने अभी इंडिया की तरफ करवट बदली है, वो अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। चाइना के लिए इतना नहीं होगा, क्योंकि ना तो चाइना से हम हथियार लेते थे पहले, ना हम लेंगे। लेकिन जो अमेरिका, जो रशिया से आता था वो आता था, इंडिया को तो डाइवर्सिफाइड इनपुट्स हैं डिफेंस में, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और चाइना को वैसे भी हमारी जो मार्केट ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के फेवर में है ही। तो जहां तक मेरे को लगता है अमेरिका कुछ ना कुछ हरकतें करेगा चाइना के साथ, उसमें उस कल्यूजन भी हो सकता है कि इंडिया को कैसे कंटेन करके रखा जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब यूरोप के साथ ये डील हो रही है। पहले आपको याद होगा, यूरोप हमेशा कहता था आप तेल लेना बंद कर दिए रशिया से, आप रशिया के साथ ये करिए, रशिया के साथ वो करिए। इस बार रशिया को आपने और यूक्रेन को इस डील में बिल्कुल अलग कर दिया है। मतलब अब ये डील जो हो रही है इंडिया और यूरोप की हो रही है, इस और वो भी यूरोप में एक देश ने, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो आपने एक तरह से तो बहुत अच्छा कदम उठाया है। अच्छे कदम से एक विपरीत कदम देखिए चीन में हो रहा है। चीन में सडनली खबरें आती हैं कि जैंगू जिया को आपने निकाल दिया है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 7 लोग थे, चेयरमैन तो आपको शी जिनपिंग थे, लेकिन जैंगू जिया जो थे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर के बराबर थे, पीएलए को का नेतृत्व करते थे। और अब ये भी अगर चले जाते हैं तो 7 बंदरों की कमीशन में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, सिर्फ 2। मतलब ये है कि क्या ये एक तरह से तख्ता पलट फिर से होने की संभावना बहुत गंभीर हो गई थी और शी जिनपिंग ने जैंगू जिया को अलग कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि शी जिनपिंग अब ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और हो सकता है वो ताइवान पे कुछ करे? जी, इसमें ये जैंग के अलावा लुई नाम का एक और उनका था सीएमसी का मेंबर, जिसको कि हटा दिया है उन्होंने। और ये खबरें ये भी आ रही हैं कि कल परसों जो था, शायद कोई एक कू का पीएलए में चल रहा था जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको दरकिनार कर दिया है। अभी सिर्फ एक वो दूसरा जैंग है जो कि उनका डिसिप्लिन एंड विजिलेंस वाला है सीएमसी में, वो और जीपिंग, ये दोनों रह गए हैं। अब आप लगाइए जो उनकी टॉप, जैसे आप कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी सीसीएस टाइप कोई चीज है या कैबिनेट है, उसमें से आपने सबको हटा दिया, एक खुद आप बच गए और खुद आपका एक डिसिप्लिन और विजिलेंस वाला बच गया है। तो ऐसे में जो आर्मी है, वैसे भी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, वो चाइना की आर्मी तो नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। वो चाइना के लिए नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ पीपल और पार्टी के लिए लड़ते हैं, सीसीपी के लिए, यानी जो। और जहां तक कि जीपिंग का है,
वो प्रेसिडेंट भी है, वो जनरल सेक्रेटरी भी है और वो सीएमसी के चेयरमैन भी है। ये तीन चेयरमैन जो भी है। मेजर पॉलिटिकल, मिलिट्री और सुप्रीम, वो तीनों जीपिंग खुद रखा है। तो ये दो करेक्ट। चीज दिखाता है। एक, इनसिक्योरिटी, वहां पे इंटरनल, अभी उसने जब से अपने को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ कर दिया है, अंदर भी तो लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, चाहे वो प्रिंसलिंग्स हो चाहे कोई भी हो, कि अब मेरा भी तो वर्टिकल प्रोग्रेशन होगा। जैसे कि कोर कमांडर पाकिस्तान के तिलमिला रखे हैं जब से कि ये फील्ड मार्शल जी ने अपने को फॉर जो भी कर दिया, इम्यूनिटी दे दी और एक्सटेंशन कर दिया है, वैसे यहाँ पे भी अब फॉर लाइफ आपने कर दिया। तो कई लोग जिन्होंने सोचा होगा, क्योंकि इन चीजों में तो बड़ा सेट पता रहता है, ये जब रिटायर होगा तो ये बनेगा इसके बाद, क्योंकि कोई इलेक्शन तो होने नहीं है। करेक्ट। तो एक तो उनका इनसिक्योरिटी है, और दूसरा आप देखिए, एक फौज जैसे हमारी फौज है, एक प्रोफेशनल आर्मी, जिसके हर दूसरे दिन जनरल के जनरल, रॉकेट फोर्स का जनरल, इसका चीफ उसका चीफ, अगर करप्शन बोल के आप निकाल रहे हो, होता आइडियोलॉजिकल डिफरेंस या फिर कू का थ्रेट है, नाम दे देते हैं करप्शन का। तो अगर वो हमारे ऊपर के जनरल सीनियर ऑफिसर जेल जा रहे हैं, तो नीचे जो फौज है उसका मोराल और उसके डायरेक्शंस क्या होंगे? भैया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वॉर प्लानिंग जो है उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, थॉट प्रोसेस की, प्रिपरेशन की। अगर आपने अगले साल ताइवान में अटैक करना है, इस साल ताइवान में अटैक करना है, जैसे कि सीआईए बोल रहा है 2027 में, आप आज की तारीख में एक के बाद एक जितने भी सीनियर जनरल्स हैं मिलिट्री कमीशन के, टॉप मोस्ट जो आपकी एलिट है, उसको आप हटा देते हैं, तो ये तो हेडलेस चिकन हो गया ना। एक चिकन का आप गर्दन काट दीजिए, उसको दौड़ने को भेज दीजिए। कहाँ से प्लानिंग होगी, कहाँ से लॉजिस्टिक्स होगा, कहाँ से आपके मटेरियल्स होंगे, कहाँ पे आपकी फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा? और हर बंदा जो है, क्योंकि वहां पे हर फौजी रैंक के साथ, चाहे वो कैप्टन हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, एक फौजी होगा तो एक पॉलिटिकल एडवाइजर होगा, फिर एक होता फौजी है। ब्रिगेडियर होगा, पॉलिटिकल एडवाइजर होगा, जनरल होगा तो उसके बाद पॉलिटिकल। तो वो, जैसे हमारे वहां बोलते हैं कि अपने कमांडर्स को टाइगर बनाओ, मेजर हो कर्नल हो, उसको फुल इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप डिसीजन लीजिए और शेर की तरह लड़िए। वहां पे उस शेर के जो है गले में एक वो लगा रखता फंदा पॉलिटिकल वाले का, जो पीछे खबर देता रहता है, ये शेर यहाँ जा रहा है, शेर ये कर रहा है, जासूसी करता है। तो उस आदमी की अपना टाइम पास कर लूं, मेरे को कहीं जेल ना हो जाए या मेरे को करप्शन में कहीं डालना दे, ऐसे तो उनके मिलिट्री कमांडर होते हैं। और सोल्जर आपको पता ही है, 2 साल के रिक्रूटमेंट में आते हैं, वो जिस दिन आते हैं अपना वापस जाने के दिन वो काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसी फौज क्या हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेगी, और क्या वो एग्रेसिव पोस्चर में अटैक कर सकती है ताइवान को? और अटैक कर भी दे तो उसका आउटकम क्या होगा? जिसमें आप रशियन सोल्जर से कंपेयर मत करिए, वो डाई हार्ड, वो अपने देश के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने दिखा दिया है, और अभी भी दिखा रहे हैं। उनके 10 लाख कैजुअलिटीज है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। कोई क्वेश्चन नहीं है कि कोई पुतिन को कुछ का, फादरलैंड मदरलैंड के लिए जो बात होती है वहां होती है। वहां पे हर कपल जब शादी होती है, जोड़ों की, यंग कपल की, सबसे पहले वो जो डेड मेमोरियल ऑफ सोल्जर्स के मार्टियर्स है, पास जाता है। उसके वहां जाके वो अपनी पूरा देश जाके पहले वहां पे श्रद्धांजलि देता है अपने वीरों को, हर शादी में। जिस देश का कल्चर ही ऐसा, उसके बाद क्या? और दूसरी जगह यहाँ पे जनरल्स करप्शन में जा रहे हैं, और नीचे जो रिक्रूट 2 साल के लिए आ रहा है वो बाहर जाने के लिए उत्सुक है। और क्योंकि वो एक ही बच्चा है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स का, कोई नहीं चाहता कि वो मर जाए, नहीं तो उन 4 दादा दादी नाना नानी, उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनकी। और जो ये अंदर हो रहा पावर स्ट्रगल्स में, हुजनताओ के जो फेवर वाले हैं, जो पिछले, जिनको निकाल के उसने कांग्रेस से बाहर किया था, उनके लोगों का भी हाथ है। और इंटरनली आपको लग सकता है कि सिचुएशन ज्यादा ठीक नहीं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब आप रशिया की बात कर रहे हैं, मैं तो सोवियत यूनियन में 3 साल रह के आया हूं, और वो वहां पे बिल्कुल अपने वो पामेतने के पास जाते हैं और मत्था टेकते हैं। उनका वो है सिस्टम। उनका जो रोदिना, मतलब देश के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा ये है। वो फीलिंग चाइनीज सोल्जर में तो नहीं है, क्योंकि वो आया है 2 साल के लिए बस, और उसको वापस जाना है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर 8 लोगों का बोझ होता है। 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स, 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, और काम कर नहीं रहे हैं। पॉपुलेशन घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 35% प्लस बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन शुरू हो गया, इकोनॉमिक वेलबींग नहीं है। इस सब के बावजूद
चीन ने अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर उन्होंने ये हमेशा किया कि हमें, जैसे ट्रम्प के लिए हम कहते हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, इसके लिए आप चीन के लिए भी ये कहते हैं चाइना ऑलवेज चिकन आउट। सिंदूर हुआ, चाइना ने हथियार दिए लेकिन कोई खास योगदान नहीं दिया। ईरान के ऊपर पहले हमले हुए, चाइना ने बोला, कुछ किया नहीं। वेनेजुएला, चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं किया। पनामा, चाइना का नुकसान हुआ, फिर कुछ नहीं किया। अब आप देखिए, इतना सब करने के बाद पिछले कुछ दिनों में, पिछले 48 घंटे 72 घंटे में तकरीबन 50 हवाई जहाज चीन के ईरान में लैंड किए हैं और ईरान के पेश पक्ष में चाइना अब बोलने लगा है। ईरान के इर्द गिर्द आप देखिए जिस तरह से समुद्री यान आ रहे हैं, पूरा का पूरा अब्राहम लिंकन का टास्क फोर्स पहुंच गया है, 15 पहुंच गए हैं, आपके लॉन्ग रेंज रिफ्यूलर्स पहुंच गए हैं। क्या लगता है ईरान में कुछ होने वाला है और इसमें चाइना इस बार सरप्राइजिंगली कुछ करेगा? जी, ईरान में जो है अभी काफी दिन हो गए हैं और उसकी जो रजीम है अभी ईरान में हुआ क्या है, दो किस्म के प्रोटेस्ट हैं। एक है इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जो पहले शुरू हुआ था, जिसमें कि ये इनके करेंसी के एकदम से ड्रॉप होने की वजह से ट्रेडर्स का बिल्कुल दिवालिया निकल गया था और कई सालों से करेक्ट। उनको सैंक्शंस का था। तो एक जो रजीम जब आई थी 79 में ये अयोध्या की, तो उनका सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, हम आपके रहन सहन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और आपकी डिफेंस का हम जिम्मा लेते हैं, आप अपना काम करो, हम अपनी तरफ से देश को चलाएंगे, और वो चलता रहा। लेकिन अभी 2019 में, 2022 में, 2019 में उनके पहले जब ऑयल शॉक लगा था उसका था, फिर 22 में वो बुर्का और वो हेड स्कार्फ के चक्कर में जो लेडीज के साथ हुआ हाँ, था। उसमें जो विमेन फोक का था, वो बार बार दिख रहा है कि उनकी अंदर जो आग लगी हुई है। और अभी ये इकोनॉमिक वाला आ गया है। तो जो पॉपुलेशन है, गरीबी में इन्फ्लेशन 42% वगैरह वगैरह, और जो गवर्नमेंट है वो अपने आइडियोलॉजी पे चली जा रही है, बुर्का लगाओ, ये लगाओ, चाहे 22 के बाद उन्होंने काफी अपने को रिव्यू किया है। तो अभी भी उन्होंने जो इंटरनल है ईरान का, उनको वे डाउन करना है। ठीक है, अगर अमेरिका अटैक करेगा तो हम आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं गल्फ में, जहां भी बेसेस हैं, जो कंट्रीज हैं, आपके बेस को भी करेंगे और वहां पे भी हम उस देश को भी हमला करेंगे अपने रॉकेट फोर्स से। तीन इनके पिलर्स हैं ईरान के। एक उनकी न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर वेपन, रॉकेट फोर्स जो उनकी है, जो इजराइल की उन्होंने 12 दिन में छक्के छुड़ा दिए थे, और तीसरा जो है उनकी ये प्रॉक्सीज। उन्होंने बोला था हमारी मेनलैंड में लड़ाई ना हो, इसलिए आप यमन में प्रॉक्सी रख दो, हिजबुल्लाह रख दो, हमास रख दो, हर जगह अपने प्रॉक्सीज को उन्होंने फाइटर बना के, इजराइल क्योंकि उनका दिमाग में सबसे बड़ा एनिमी था, उसको वो कंटेन करने के लिए प्रॉक्सीज थे। तो अभी उनको अपने और अभी तो पता लगा है कि उनका ऑयल की जो शैडो फ्लीट थी उसको भी अमेरिका पकड़ने के चक्कर में है। तो अभी उनको ये देखना है रजीम को कि मेरे को रहना है कि नहीं है। दो ऑप्शन है, अगर अमेरिका एकदम से बिना सोचे अटैक करता है, जो कि लाइकली नहीं है, क्योंकि अरब देश सारे के सारे दौड़ के अमेरिका के पास गए, इंक्लूडिंग इसराइल की मत करो। जो पिछली लड़ाई भी थी उसमें इसराइल पे जो ईरान ने आखिर में जो मिसाइल अटैक्स किए थे, तो इसराइल को भी पता है कि अगर ज्यादा हुआ तो मेरे को भी नुकसान होगा। तो इसमें उनको एक रिप्रीव है। और दूसरा ये है, जो रजीम को अपने को प्रिजर्व करना है और अपनी लाइफ बढ़ानी है, तो उसको अमेरिका के साथ जाके बैक चैनल में कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। वो कंसेशन क्या होंगे? न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हो सकता है, दूसरा ये जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट ना दे, ये प्रॉमिस कर दे, और तीसरा जो अपनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो उसने रिस्ट्रिक्टिव वो किए हैं, जो 800 लोग को शायद फांसी की सजा अभी तक दे रखी है और जो 5000 लोग मर चुके हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। क्योंकि अभी भी इसराइल ने बोला है द रेजिम इज येट नॉट सो वीकेंड कि अमेरिकन मिलिट्री अटैक से वो टॉपल हो जाएगी। और इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है जो पीस नहीं होने देंगे? उनके रिपब्लिकन गार्ड्स, जो एंटिटीज जिनको की पावर मिली है खोमेनी के रजीम के अंडर, खुद उनके पॉलिटिकल पीपल और ये जो इनकी आईआरजीसी है, ये नहीं चाहेंगे कि कोई हम कंसेशन दें। तो अभी खमेनी के ऊपर जो है
पर्सनल तो मुद्राओं के बाद कुछ कह नहीं सकते हो कि उसका कुछ क्या है, और दूसरा अपने रिजीम को आगे जिंदा रखना है या फिर उसको कैपिचुलेट करके कहीं बाहर भागना है। उसके बड़े टफ ऑप्शंस है। फिलहाल लगता है कि ईरान झुकेगा और अपने प्रॉक्सीज को, अपने रॉकेट या मिसाइल प्रोग्राम्स को, इनको थोड़ा सा कंट्रोल में या आईए के ऑब्जर्वेशन में लेके आएगा। रिजीम चेंज अभी लगता नहीं है। बिल्कुल, रेजिम चेंज और ईरान में नहीं लगता है, लेकिन देखिए इसी एरिया में एक और तरीके से शुरू हुई है मुहिम। ये मुहिम शुरू हुई थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जब उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट टाइप साइन किया था। फिर टर्की इसमें घुस गया, ये कहते हुए कि देखिए हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग, सऊदी अरब के पास है पैसा और पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन, क्यों हम एक इस्लामिक नेटो ना बनाए। इसके साथ साथ हुआ ये कि कुछ और खाड़ी के देश भी अपना अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। इस सब के बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो है यूएई और सऊदी अरब के बीच में। क्योंकि यूएई और सऊदी अरब दोनों प्लान करने लगे कि भाई आज तो है तेल, कल तेल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने उनका आपस में जो लड़ाई, पहले तो तालमेल था, फिर जो लड़ाई शुरू हुई वो है येमेन, वो है सूडान, वो है लीबिया, अब जहां सोमालिया, सब जगह यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ होने लगे, या कम से कम एक दूसरे के सामने खड़े हैं प्रतिद्वंदी की तरह से। अगर ये देखते हुए कि आपको नहीं लगता कि जो मोहम्मद बिन जायद MBZ जिसको आमतौर पे हम कहते हैं यूएई के, आए भागते हुए 6 घंटे का सफर आने में जाने में और 1.5-2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने आके यहाँ पे बहुत से करार कर लिए। ये करार जो थे ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वो एक तरफ ट्रेड का था कि ट्रेड को डबल करेंगे 100 बिलियन से 200 बिलियन, दूसरी तरफ डिफेंस था, तीसरी तरफ मैरीटाइम सिक्योरिटी थी और चौथा था साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, डिजिटल। ये चीजें अगर आप देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि यूएई अपने आप को एक तरह से हेज कर रहा है, अगर सऊदी अरब के साथ या इस्लामिक नेटो कुछ हो जाए, या फिर एक तरह से हिंदुस्तान को मौका मिलता है अपने पंख और दिखाने का और उड़ने का कि हम अब पावर प्रोजेक्शन के काबिल हो गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही आंका है। ये लड़ाई अभी जो है, प्रतिस्पर्धा जो है वो यूएई और सऊदी के बीच में है। दोनों पहले क्लोज एलाइज थे पूरे रीजन में, उनका एक एक विचार होता था। लेकिन अभी ये है कि प्रूव हो रहा है कि सिर्फ आपकी आइडियोलॉजी कि आप दोनों मुस्लिम इस्लामिक देश हैं इसलिए आपके इंटरेस्ट बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे, ये नहीं है। अभी जैसे जैसे बात बढ़ रही है, जहां तक कि सऊदी अरेबिया है वो अपनी जमीनी हालात को यमन वगैरह में जो है वो स्थिर रखना चाहता है, कमजोर यमन की सरकार जो कि प्रो अरब या प्रो सऊदी और ये हो। लेकिन जो यूएई था वो उसके साथ पहले लड़ा, लेकिन उसके बाद उसने एसटीसी का साथ दिया और करते करते उसने आधे से ज्यादा यमन को अपने कब्जे में कर लिया, अपनी टर्म में कर लिया, जिसमें से जो प्रो ये सऊदी फोर्सेस थे उन पे वो हावी हो गया। इसीलिए अभी जो नया शिपमेंट एसटीसी को जा रहा था यूएई का, उस पे सऊदी अरेबिया ने बम गिरा दिए और उनको बता दिया। वही उनका सोमालिया में हो रहा है। सोना है सोमालिया के पास, तो वहां पे जो आरसीएफ है उनकी जो पैरामिलिट्री है उसको यूएई कर रहा है और जो उसकी आर्मी है उसको सऊदी बैकिंग कर रहा है। इतने साल से लड़ाई चल रही है। तो ये गोल्ड मिनरल और ये इनकी जो लड़ाई है वो काफी चल रही है। जहां तक कि पाकिस्तान और सऊदी का था, ये इस्लामिक नेटो, इसकी भी बात चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया यूएई को भी ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास भी यहाँ पे दम है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की फोर्सेस जो यमन में लड़ रही है वो एक पाकिस्तानी जनरल के अंडर लड़ रही है राहिल और उसकी शरीफ है वहां पे, फौज। करेक्ट। तो ये, और दूसरा जब अमेरिका ने अपने थोड़े इजराइल वॉर इसके बीच में हाथ धो दिए, पीछे हट गया था आपके खाड़ी से, मिडिल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ सऊदी से। से, हाँ पर्शियन गल्फ से। तो पर्शियन गल्फ में सारी इस्लामिक कंट्री को लगा कि अब हमें जो है एक एटॉमिक अम्ब्रेला तो चाहिए, और सऊदी सबसे पहले जो था वो पहुंच गया पाकिस्तान के पास।
तो ये एक शिफ्ट ऑफ पावर चल रहा है, फ्लक्स में है। इंडिया को तो बहुत सूट करता है कि अगर ओमान के थ्रू उसको फुटहोल्ड मिल जाता है तो रेड सी को वो स्कर्ट कर सकता है। और ओमान के साथ अगर वो डील चल रही है और सऊदी ने पहला कदम लिया है थोड़ा सा फ्रिक्शन में, पाकिस्तान को अगर वो सपोर्ट कर रहा है और तुर्की को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इंडिया मॉरली भी जस्टिफाइड है और जियोपॉलिटिकली भी जस्टिफाइड है कि वो यूएई के साथ अपने कदम बढ़ाए। और जैसा आपने बोला, एक थोड़े से समुद्र तालाब के दूरी में है और इंडिया का टाइम आ गया है पावर प्रोजेक्शन और इस इलाके में अपने को दिखाने का। और ये एक अच्छा मौका है कि आपको इनवाइट किया गया है टू बी पार्ट ऑफ द डिफेंस पैक्ट, तो आप करिए। और एक इमर्जिंग पावर के रूप में हिंदुस्तान को शोभा भी देता है कि वो सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहे डिफेंस रोल में, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस जो उसका है उसको वो ग्राउंड पे भी वर्कआउट कराएगा। अब आगे क्या होता है यूएई और सऊदी के बीच में, तेल तो खत्म होने वाला है, अब मिनरल्स पे होगा, लैंड पे होगा, जो भी होगा उसमें भारत का भी एक से वहां पे होगा, बिना इस लड़ाई के बीच में पड़े एब्सोल्युटली। हुए। तो देखिए जनरल कार्की, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा हमारा। हमने एक तरीके से पूरे के पूरे विश्व को कवर किया है, चाहे वो आग हो, चाहे वो ट्रंप ने लगाई हो या ट्रंप ने ना भी लगाई हो, लेकिन आग तो है। पूरा विश्व आ गया, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, यूक्रेन, गाजा, यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन, ताइवान। और इस सब के बीच में अगर कहीं शांति है, अगर कहीं स्थिरता है, तो वो है हमारा भारत। और इसी के ऊपर हम देखते हैं कि कल इंडिया हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी दिखाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात होगी और सुदर्शन चक्र के बारे में भी बात होगी। इस सबसे साफ जाहिर है कि अब जो आगे का समय है वो हिंदुस्तान का है, इस्तेमाल करने के लिए, छीनने के लिए, लेने के लिए। क्या हम करेंगे ये तो हमें वक्त ही बताएगा। ये थी खबरें इस हफ्ते तक, इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।